नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम और चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए और उसका जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर आधारित मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आ गए हैं। दोस्तों इस मॉडल टेस्ट पेपर में मैंने दोस्तों राजस्थान जी के सामान्य विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश व मैथ के प्रश्नों को शामिल किया है जिनकी आपकी एग्जाम के अंदर पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर दोस्तों आपका भी सपना है 2025 में अंदर और एक सरकारी जॉब लेना और चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर और अपनी सीट पक्की करना, तो आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों मैं इस YouTube चैनल पर आपको और इस भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाने वाला हूं, जिसमें मैं दोस्तों प्रत्येक और जो इसके सिलेबस है उस पर आधारित जितने भी प्रश्न है वो मैं आपको इस चैनल पर करवाऊंगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और आज ही हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए देखने के बाद में तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में और आपको जो उसका रियल पेपर आने वाला है और जो लेटेस्ट पैटर्न पूछे जाने वाला है उसका आपको और पूरी तरह से पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं हम और जीके के प्रश्नों के साथ। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी यानी प्रजातंत्रीय विकेंद्रीकरण। दोस्तों प्रजातंत्रीय विकेंद्रीकरण से संबंधित ये समिति मानी जाती है। अगर दोस्तों हम बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो दोस्तों इसका गठन और 1956 के अंदर किया गया था। अगर दोस्तों इसकी समिति की प्रमुख सिफारिशों की बात करें तो इन्होंने और त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, यानी कि जो स्थानीय स्वशासन है उसको 3 स्तरों यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में बांटा जाए। तो दोस्तों इस समिति की जो प्रमुख सिफारिश थी वो और जो हमारा गणतंत्र है उसका विकेंद्रीकरण करना था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है विराटनगर नाम से प्रसिद्ध स्थल जहां से मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी बेरार। दोस्तों जो विराट नाम से और जो प्राचीन काल में जिसे विराट नगर के नाम से जाना जाता था उस स्थान जहां पर हमें मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है बेराट। और दोस्तों हम बेराट की बात करें तो यह प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था, जो कि हमें और जयपुर जिले के अंदर देखने को मिलता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम बेराट की बात करें तो दोस्तों इस जो बेराट सभ्यता है इसकी खोज दोस्तों और 1936 के अंदर और दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। दोस्तों इस स्थल पर हमें और मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन अनेक और अवशेष देखने को मिले हैं। वहीं दोस्तों हमें और बुद्ध के जन्म से संबंधित बुद्ध विहार और बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न मठ हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मौर्यकालीन और गुप्तकालीन जो अवशेष है वो हमें दोस्तों विराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आई होप कि आपको और इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही होगी। दोस्तों मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ उनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है गंग नहर का उद्गम स्थल है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए सतलज नदी पर फिरोजपुर से। दोस्तों जो गंग नहर है जिसका निर्माण और बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह द्वारा और 1920 के अंदर किया गया था। अगर दोस्तों इसके उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम स्थल दोस्तों सतलज नदी पर फिरोजपुर पंजाब से माना जाता है। दोस्तों इस नदी की और हम अगर इस नहर की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी जो मुख्य नहर है उसकी कुल लंबाई और 129 और किलोमीटर हमें देखने को मिलती है, जिसमें से 17 किलोमीटर और राजस्थान के अंदर है। बाकी की जो 112 किलोमीटर है वो हमें राजस्थान से बाहर देखने को मिलती है। आई होप कि आपको और मेरे द्वारा बताए गए जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी हेल्पफुल लग रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जो गंग नहर है उसका जो उद्गम स्थल है वो सतलज नदी पर और फिरोजपुर से है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान और संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, यानी कि जगत गुरु रामानंद आचार्य जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प ए जयपुर। दोस्तों जयपुर के अंदर और यह यूनिवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मालदेव की मृत्यु के पश्चात और मारवाड़ का शासक बना।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी चंद्रसेन। दोस्तों राव जो जो राठौड़ वंश के शासक चंद्रसेन थे वो राम मालदेव की मृत्यु के बाद में और मारवाड़ के शासक बने थे। अगर दोस्तों हम रावचंद्र सेन की बात करें तो इसे मेवाड़ का भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों महाराणा प्रताप के बाद में और सर्वाधिक जो उपलब्धियां हैं वो इनके ही द्वारा हासिल की गई थी, लेकिन इन्हें वो सम्मान जितना महाराणा प्रताप को सम्मान मिल पाया था इतना सम्मान इन्हें नहीं मिल पाया था। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम मालदेव की बात करें तो मालदेव और मारवाड़ वंश के एक प्रमुख शासक हुआ करते थे, जिनके द्वारा और लगभग 52 युद्धों को जीता गया था। उन्हीं के द्वारा और 1544 के अंदर और शेरशाह सूरी के साथ और गिरी सोमेल का युद्ध भी किया गया था। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ स्वर्णिम त्रिकोण पर राज्य का कौन सा नगर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी जयपुर। दोस्तों स्वर्णिम में जो त्रिकोणीय पर्यटन परिपथ है उस पर हमें दोस्तों राजस्थान का जो जयपुर जिला है वो देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम इन स्वर्णिम और त्रिकोण की बात करें तो दोस्तों यह प्रमुख रूप से और दिल्ली, आगरा और जयपुर शहर को जोड़ता है। इसका दोस्तों जो निर्माण करने का जो प्रमुख कारण था वो था दोस्तों इन क्षेत्रों के जो जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको और एक साथ जोड़ना। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी और गंगानगर। दोस्तों राजस्थान के अंदर और अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन हमें और गंगानगर जिले के अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है और बिथोड़ा के युद्ध में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को और हराया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प सी कैप्टन हिटकोट। दोस्तों और कुशाल सिंह जो आहुबा के शासक कुशाल सिंह थे उनके द्वारा और जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था जो कि हमें सितंबर 1857 के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर और आहुबा के शासक कुशाल सिंह ने और कैप्टन जो हिटकोट की सेना थी जो मारवाड़ की सेना थी उसे हराया था। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम इन युद्धों की बात करें तो ये सितंबर माह के अंदर दो प्रसिद्ध युद्ध हमें और आहुबा के शासक कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य देखने को मिलते हैं, जिसे एक हम चेलाबास के युद्ध के नाम से जानते हैं और वहीं दूसरे युद्ध को हम बिथोड़ा के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि सितंबर 1857 में हुए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है और राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए भिवाड़ी को। दोस्तों भिवाड़ी को राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर दोस्तों हम भिवाड़ी की बात करें तो यह हमें अलवर जिले के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि अलवर की एक तहसील है भिवाड़ी। दोस्तों इस क्षेत्र में हमें अनेक कपड़े के और मोटर कार जो उद्योग है वो देखने को मिलते हैं। इसी कारण से और भिवाड़ी को राजस्थान का उभरता हुआ वे नवीनतम मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर दोस्तों हम राजस्थान के मैनचेस्टर की बात करें तो जो राजस्थान का भीलवाड़ा शहर है उसे और वस्त्र निर्माण के लिए जाना जाता है, इसीलिए दोस्तों इसकी तुलना और इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर से की जाती है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है जयसिंह को मिर्जा राधा की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी शाहजहां। दोस्तों शाहजहां द्वारा और जयसिंह को और लगभग 1639 के अंदर और मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जयसिंह और कछवाहा वंश के एक प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे जो कि और दिल्ली के जो मुगल बादशाह थे शाहजहां उसके दरबार में और ये रहते थे। तो उनकी ही प्रसिद्धि के कारण और रावलपिंडी में और 1639 में और शाहजहां ने खुश होकर इन्हें और मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। अगर दोस्तों आप राजस्थान जी के पढ़ते होंगे तो आप ज्ञात होगा कि यह उपाधि और जो इनके दादाजी हुआ करते थे
मान सिंह, उनको भी दी गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब हम करते हैं और जो इंग्लिश के लैंग्वेज के प्रश्न हैं उनकी शुरुआत। दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर और प्रत्येक और जो आपका सेगमेंट है जिससे आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाने हैं उन सभी से प्रश्न शामिल किए हैं। तो आपको पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखना है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और हमारे का पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। दोस्तों आज का जो हमारा इंग्लिश का पहला प्रश्न है वो है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्लूरल्स ऑफ चिल्ड्रन। दोस्तों हमें जो चिल्ड्रन शब्द है उसका हमें प्लूरल फॉर्म बतानी है। अगर दोस्तों हम सिंगुलर प्लूरल की बात करें तो जैसे हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं उसी प्रकार से और इंग्लिश के अंदर और सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो हमें दोस्तों और चाइल्ड यानी चाइल्ड जो शब्द दे रखा है इसका अर्थ जो बच्चा होता है इसका हमें बहुवचन बताना है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, चिल्ड्रन। दोस्तों जो चाइल्ड शब्द होता है इसका जो बहुवचन होता है यानी प्लूरल होता है वो होता है चिल्ड्रन। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा इंग्लिश का अगला प्रश्न है वो है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर हमें और जो इन्वायरमेंट है जिसका अर्थ पर्यावरण होता है उसकी सही मीनिंग बतानी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, यानी कि जो इन्वायरमेंट होता है उसकी जो सही मीनिंग होती है वो होती है दोस्तों ENVIRONMENT यानी इन्वायरमेंट। इसका अर्थ होता है पर्यावरण। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है फिल इन द ब्लैंक। दोस्तों फिल इन द ब्लैंक से प्रश्न आपसे के पूछा गया है। दोस्तों इसके अंदर जो आपको रिक्त स्थान दे रखा है उसमें और आपको कौन सा इनमें से विकल्प आएगा वो बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, वेंट। दोस्तों आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे यानी कि वेंट इसमें आएगा। और दोस्तों हम इस प्रश्न की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर और ये प्रश्न हमें और पास्ट इंडेफिनिट टेंस से देखने को मिलता है क्योंकि इसके अंदर यस्टरडे आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वाक्य के अंत में लास्ट वे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर दिखाई दे, एगो दिखाई दे अथवा यस्टरडे दिखाई दे तो आपको और वहाँ पर वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म लगानी है। तो वेंट यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि दोस्तों जो गो होता है गो, वेंट, गॉन, ये और गो की तीनों फॉर्में होती है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको और क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। हमें दोस्तों इस प्रश्न के अंदर और नाउन बतानी है। तो दोस्तों जो हमारा प्रश्न वो क्या है, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द चेयर। तो दोस्तों इसके अंदर हमें नाउन बतानी है यानी कि इसकी संज्ञा कौन सी है वो हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, कैट। दोस्तों कैट और इस और सेंटेंस के अंदर और नाउन मानी जाएगी क्योंकि दोस्तों जो कैट है वो यहाँ पर करता है, इज यहाँ पर वर्ब हो जाएगी यानी हेल्पिंग वर्ब है इज, स्लीपिंग यहाँ पर मेन वर्ब है, ऑन यहाँ प्रपोजिशन है और द चेयर ऑब्जेक्ट है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है इंग्लिश का वो है विच वन इज ए प्रोनाउन। दोस्तों इनमें से हमें और प्रोनाउन बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ही। दोस्तों ही और यहाँ पर थर्ड पर्सन का हमें प्रोनाउन देखने को मिलता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही, सी, इट, नेम ये सभी और हमें और थर्ड पर्सन प्रोनाउन देखने को मिलते हैं जबकि आई और बी दोस्तों फर्स्ट पर्सन होते हैं और यू सेकंड पर्सन होता है जबकि ही, सी, इट, नेम और ये थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अब हम हिंदी के प्रश्नों की ओर। दोस्तों इस प्रकार मैंने दोस्तों हर सेगमेंट से आपको इस वीडियो के अंदर प्रश्न लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों अब हिंदी के प्रश्नों की बात करें तो हिंदी का जो पहला प्रश्न है आज का हमारा वो है नदी शब्द का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी और समुद्र। दोस्तों जो नदी शब्द है उसका जो विलोम शब्द होता है वो समुद्र होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है विद्या का पर्यायवाची शब्द क्या है। विद्या का दोस्तों हमें और पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द बताना है। तो दोस्तों वो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, ज्ञान। दोस्तों विद्या का जो पर्यायवाची शब्द है वो ज्ञान होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हिंदी का आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है पुस्तक में कौन सी संधि है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, कोई संधि नहीं। दोस्तों जो पुस्तक होती है उसके अंदर हमें और कोई भी संधि देखने को नहीं मिलती है, ये केवल एकमात्र एक सहयोग है। दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर शब्द के अंदर हमें और संधि देखने को मिले, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम संधियों की बात करें तो दोस्तों प्रमुख रूप से और 3 प्रकार की संधियाँ होती है, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सूरज शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए सूर्य। दोस्तों जो सूरज शब्द होता है उसका जो तत्सम शब्द होता है वो सूर्य होता है। दोस्तों अगर हम तत्सम और तद्भव शब्दों की बात करें तो तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी के अंदर और संस्कृत भाषा से और जितने भी शब्द लिए गए हैं उनका जो संस्कृत रूप होता है वो तत्सम होता है, जबकि उन्हें हिंदी और बोलचाल में उनमें अपभ्रंश पैदा कर दिया गया है, यानी कि उनके बोलचाल में अंतर आ गया है और वो शब्द हमें और तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो जो सूरज होता है जो कि एक तद्भव शब्द है, उसका जो तत्सम शब्द होगा वो सूर्य होगा। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है जो पढ़ाई नहीं करता के लिए और एक शब्द होगा, यानी कि दोस्तों हम वन वर्ड बताना है, यानी कि जो पढ़ाई नहीं करता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसे मूर्ख कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम मैथ के प्रश्नों की। दोस्तों जो आज का हमारा मैथ का पहला प्रश्न है वो है और प्रश्न 120 का और 20% होगा, यानी कि दोस्तों 120 का हमें 20% बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी और 24। दोस्तों 120 का 20% और 24 होता है। अगर दोस्तों हम 120 की बात का 20% की बात करें तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि और किसी भी संख्या का 5वां हिस्सा। दोस्तों अगर हम 120 की बात करें तो 120 में और जब हम इसका भाग देते हैं तो दोस्तों हमारे सामने और 24 निकल कर आता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी और 24। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा मैथ का अगला प्रश्न है वो है यदि एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी जाती है और उसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। मान लो अगर दोस्तों एक वस्तु को और जो क्रय मूल्य है यानी कि जो सीपी है यानी कि कॉस्ट प्राइस, उसका क्रय मूल्य वो दे रखा है हमको 500, अब हमें इसे और 20% के लाभ पर बेचना है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। और दोस्तों हम 20% के लाभ की बात करें तो यानी कि कोई वस्तु अगर हमें मिल रही है और 5 रुपये की, तो वो हमें 20% के लाभ पर बेचनी है, यानी कि 6 रुपये की बेचनी है, तो वो कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी 550। दोस्तों अगर हमें 20% का लाभ कमाना है तो उस वस्तु को और 550 रुपये में बेचना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग का मान क्या होगा, यानी कि 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, यानी कि 25 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, प्लस 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है। जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों हमें हमारे सामने और उत्तर 25 सामने आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किसी संख्या का वर्ग 49 है तो संख्या क्या होगी, यानी 49 किसका वर्ग है। तो दोस्तों ये तो बड़ा इजी प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है और 40 और 50 का औसत होगा, यानी दोस्तों 40 और 50 का हमें औसत बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए और 45। दोस्तों 40 और 50 का जो औसत यानी एवरेज है वो 45 होगा, क्योंकि दोस्तों जो औसत होता है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ पर दोस्तों 2 राशि दी गई है तो दोनों का योग हो जाएगा, यानी कि 40 प्लस 50 और इनकी संख्या कितनी है 2 है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 45। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं हम सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की। दोस्तों जो आज का हमारा सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है वो है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों हमें वाटर का रासायनिक सूत्र बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि दोस्तों H2O और वाटर का रासायनिक सूत्र होता है जहां पर 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन का अणु होता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रकाश में कितने रंग होते हैं। दोस्तों प्रकाश होता है, जो लाइट होती है उसके अंदर कितने रंग होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी और 7। दोस्तों प्रकाश के अंदर हमें और 7 रंग देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों इस 7 रंगों को हमें देखना चाहते हैं तो दोस्तों प्रिज्म आता है, प्रिज्म की सहायता से हम 7 रंगों को और अलग अलग रंगों में विभाजित हुए देख सकते हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा सामान्य विज्ञान का अगला प्रश्न है वो है पादपों में भोजन का निर्माण और प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी दोस्तों जिस प्रक्रिया द्वारा पादप भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को और क्या कहा जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाए, यानी प्रकाश संश्लेषण के नाम से उस प्रक्रिया को जाना जाता है जिसके द्वारा और पादप भोजन बनाते हैं। अगर दोस्तों हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो इसे फोटोसिंथेसिस और प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसके अंदर दोस्तों और प्रकाश सूर्य जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड में जल की उपस्थिति में और अपना भोजन तैयार करते हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वो है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा और विकल्प बी 206। दोस्तों मानव शरीर के अंदर हमें सामान्यतः और 206 हड्डियां देखने को मिलती हैं। और दोस्तों हम नवजात शिशु की बात करें तो दोस्तों नवजात शिशु में और 300 से ज़्यादा हड्डियां होती है, जबकि सामान्य मनुष्य में और 206 हड्डियां होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो है सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और लिथियम। दोस्तों लिथियम और सबसे हल्की धातु मानी जाती है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम गैसों की बात करें तो दोस्तों जो हीलियम गैस होती है वो हमें और सबसे हल्की गैस देखने को मिलती है। अगर दोस्तों हम सबसे भारी की बात करें तो दोस्तों जो पारा होता है जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं वो सबसे भारी धातु मानी जाती है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों अगर आप 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती 2025 की और संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़ जाए। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा और आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस चैनल पर आपको और टॉपिक वाइज और क्लासें भी मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो आपका सिलेक्शन में और इस चैनल का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करके और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।